welcome to Get Academy Plus. So today we are going to discuss about the power factor improvement in three-phase induction machine. The role of the power factor and the current is going to play a very vital role while figuring out the various performance parameter of that particular electrical appliances, of that particular machine, of that particular device, whatever it may be, transformer, induction machine, synchronous machine. Particularly in this particular case of the induction machine, I am going to utilize capacitor and synchronous motor by using the capacitor, but particularly in this lecture I am going to discuss only about capacitor because till now we do not have discussed about the synchronous motor. तो अपन synchronous motor के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किए तो उसका अपन यहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं देखेंगे. जब मैं synchronous motor पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा by using synchronous motor how can we improve the power factor of any other machine, how can we utilize into the power system as well to improve the power factor. ठीक है, तो उसके बारे में जब टाइम आएगा तो मैं उस टाइम पे उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा. लेकिन खास करके इस लेक्चर में मैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन में सिर्फ कैपेसिटर को यूटिलाइज करके कैपेसिटर बैंक यूज करूंगा मैं और उसके जरिए मैं थ्री फेज इंडक्शन मशीन का पावर फैक्टर इंप्रूव करूंगा. लेकिन जब मैं उसका कंसेप्ट समझाऊंगा तो सिंगल फेज को कंसिडर करके समझाऊंगा ताकि सभी के लिए डायरेक्टली क्या हो जाए कि मतलब कि मैं ऐसा कंसेप्ट समझाऊंगा आपको कि सारे सब्जेक्ट के लिए आप उसको लगा सकते हैं, चाहे नेटवर्क तरीके के लिए लगा सकते हैं, पावर सिस्टम के लिए लगा सकते हैं, पावर मशीन्स के लिए भी लगा सकते हैं, किसी के लिए लगा सकते हैं. और अपने यूनिवर्सिटीज में उसके ऊपर डायरेक्टली 4, 5, 10, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन. डिफरेंट एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, तो उसको अपन किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं पहले मैं उसका कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद अपन उसके बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मशीन. उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी अपन डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए अपन को एक बात पता है सबसे पहले क्या पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है. व्हाट डज इट मीन पावर, व्हाट डज इट मीन व्हाट पावर. मैं पहले बता रहा हूँ, सिंगल फेज को कंसिडर करके मैं समझा रहा हूँ, थ्री फेज में अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं उसके ऊपर बात करूंगा उस टाइम पे. ठीक है, तो पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है, पावर कॉमा P इज इक्वल्स टू VI cos phi. ये क्या होता है आपके पास, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ द पावर P. तो यहाँ से अगर मैं करंट का एक्सप्रेशन, तो करंट I इज इक्वल्स टू पावर P अपॉन V इंटू कॉस फाई, पावर P अपॉन व्हाट V इंटू कॉस फाई. तो यहाँ से एक बात पता चली कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट कॉस फाई. करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर फैक्टर है. इसका मतलब क्या, जितना ज़्यादा आपका कॉस फाई का वैल्यू जितना ज़्यादा मतलब क्या पावर फैक्टर जितना ज़्यादा उतना क्या होगा, करंट कम होगा. और जितना करंट ज़्यादा उतना क्या होगा आपके पास पावर फैक्टर कैसा होगा, कम होगा. पावर फैक्टर कैसा होगा, कम होगा. इसका मतलब क्या, पावर फैक्टर एंगल की अगर मैं बात करूँ, देखिए कॉस फाई ज़्यादा मतलब क्या, कॉस फाई ज़्यादा होने के लिए क्या होना जरूरी है, फाई का कम होना जरूरी है. बिल्कुल सही है. इसका मतलब कि एंगल जितना कम रहेगा, पावर फैक्टर एंगल जितना कम रहेगा उतना पावर फैक्टर ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंगल जितना ज़्यादा रहेगा उतना पावर फैक्टर आपका खराब रहेगा. तो अपन को अगर अपन चाहते कि पावर फैक्टर इंप्रूव्ड वर्जन का मिले तो पावर फैक्टर एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए. पावर फैक्टर एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर ये फाई क्या होता है. बेटा ये फाई जो एंगल होता है ना, जिसके अक्रॉस का या जिस मशीन का पावर फैक्टर चाहते हो, जिस लोड का पावर फैक्टर चाहते हो, तो उस लोड के अक्रॉस की वोल्टेज, फेज वोल्टेज उस लोड के अक्रॉस की फेज वोल्टेज और उसका फेज करंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी द पावर फैक्टर एंगल फॉर दैट पर्टिकुलर मशीन, फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस, फॉर दैट पर्टिकुलर अप्लायंसेस, जिसके बारे में अपन बात करने वाले. ठीक है, तो मैं बात करूंगा अभी पावर फैक्टर के बारे में. तो मैंने बोला कि देखिए सिंपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस मान लूं, सॉरी अगर सपोज अगर मैं वोल्टेज को फेजर मान लो, रेफरेंस फेजर. सो दिस इज वोल्टेज एंड व्हाट दिस इज करंट. क्या है, करंट फेजर है. और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, पावर फैक्टर एंगल फाई है. इन दोनों के बीच का पावर फैक्टर एंगल कैसा है, फाई है. अगर मैं इसके बारे में देखूं, अगर मैं बताऊं कि सपोज अगर मुझे इंप्रूव्ड पावर फैक्टर चाहिए, तो जो इंप्रूव्ड पावर फैक्टर होगा ना, तो इसमें क्या होगा ना, देखिए अगर पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है मतलब क्या, कॉस फाई का वैल्यू कैसा हो रहा है, कॉस फाई बढ़ रहा है. क्या हो रहा है ना, कॉस फाई बढ़ रहा है. अगर कॉस फाई बढ़ रहा है इसका मतलब क्या मालूम है, फाई कम हो रहा है. इसका मतलब क्या, फाई कम हो रहा है. अगर कॉस फाई बढ़ रहा है तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, करंट डिक्रीज हो जाएगा. करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. करंट डिक्रीज होगा. सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो कॉस फाई अगर सपोज रिड्यूस हो रहा है तो फाई कैसा हो रहा है, फाई इंक्रीज हो रहा है. फाई इंक्रीज हो रहा है मतलब कॉस फाई डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या, आई इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है, मतलब आई इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली सपोज अगर मैं यहाँ पे उसको लेके जाऊँ तो देखिए इससे वजह से होगा क्या, इसकी वजह से एंगल कम हो, एंगल कम होने की वजह से क्या होना, दिस इज फाई 2, दिस इज व्हाट फाई 1. एंगल कम होने की वजह से क्या हुआ ना, एंगल कम हुआ. देखिए एंगल कम हो गया मतलब क्या, कॉस फाई इंक्रीज हो गया. कॉस फाई इंक्रीज हो गया मतलब क्या, करंट कम हो गया. तो देखिए आप देख सकते हैं कि दिस इज I1, तो दिस इज व्हाट, दिस इज I2. I2 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा दैट इज फाई 2. फाई 2 कैसे आपके पास आप देख के बता सकते हैं कि फाई 2 इज व्हाट, फाई 2 इज लेस देन व्हाट, फाई 1. फाई 2 इज लेस देन फाई 1, दैट्स व्हाई cos of phi 2 is greater than
cos of phi1, that's why I2 is less than what I1। तो ये जो बेसिक रिलेशंस होती है अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि अपन जब भी पावर फैक्टर इंप्रूव करने वाले तो बेसिकली उसका मतलब क्या होने वाला है, वो किस तरीके से आने वाला है। ये जैसे मैंने किसके लिए बताया आपको, नॉर्मल जिसके लिए बता रहा हूं मैं, इसके लिए सिंपली जिस तरीके से मैंने इसके लिए बताया, सेम कंडीशन अगर मैं किसके लिए बताऊं, सेम कंडीशन अगर मैं पावर एंगल के लिए बताऊं, देखिए पावर क्या होती है आपके पास, एपरेंट पावर एस जो होता है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय व्हाट, करंट। इस टाइप से लिखते हैं अपन एपरेंट पावर, ठीक है। इसी पावर को अगर मैं सपोज कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम, इसी पावर को अगर सपोज मैं कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस विल बिकम व्हाट, cos phi मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल्स टू व्हाट, vi cos phi। इस टाइप से लिख देते हैं अपन उसको, ठीक है। तो vi cos phi बिकम्स व्हाट, p, दिस विल बिकम व्हाट, cos phi इनटू व्हाट, s। तो s का वैल्यू क्या बन जाएगा, s इज इक्वल्स टू p अपॉन व्हाट, cos phi, s विल बिकम व्हाट, p अपॉन cos phi। इस टाइप से आ जाएगा आपके पास रिलेशन, ठीक है। सिमिलरली जब अगर मैं इस s phi s इज इक्वल्स टू vi के बारे में जब बात करूंगा, अगर मैं सपोज उसको अगर sin phi से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस विल बिकम sin phi मल्टीप्लाई बाय s, sin phi मल्टीप्लाई बाय व्हाट, s, दिस इज इक्वल्स टू v इंटू आई इंटू व्हाट, sin phi, v इंटू आई इंटू व्हाट, sin phi। दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम q एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम sin phi मल्टीप्लाई बाय व्हाट, s। इस टाइप से तो s इज इक्वल्स टू q अपॉन sin phi, s will become what, q upon sin phi। इस टाइप से आ रही बेटा बात, ठीक है। हाँ, सिमिलरली जगह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर उसको मैं सपोज अगर उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने की बात करूँ, किसको, एपरेंट पावर को, तो एपरेंट पावर किस तरीके से लिखी जाएगी, एपरेंट पावर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म विल बी रिटन एज s इज इक्वल्स टू व्हाट, p प्लस jq, s इज इक्वल्स टू व्हाट, p प्लस jq। इस टाइप से लिखी जाएगी आपके पास, ठीक है, इस टाइप से लिखी जाएगी। अब Q और पावर फैक्टर के बारे में अगर सपोज मैं बात करूं, क्या बोल रहा हूं मैं, P और Q के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए अगर पावर फैक्टर ज्यादा है, क्या बोल रहा हूं मैं, पावर फैक्टर ज्यादा है। आप थोड़ा अगर इधर देखिएगा तो P और Q के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ से आपको बहुत चीजें, क्योंकि इसमें इतना नॉर्मल कंसेप्ट है, इतना छोटा हो, इतना लड्डू टाइप का कंसेप्ट है। अगर आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया ना तो मेरे हिसाब से मैं जितना समझा रहा हूं ना वही से आप डायरेक्टली बता दो कि सर क्या होने वाला पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, और उसको जब मैं समझाऊंगा तो आपका आराम से क्वेश्चन बन गया होगा। डायरेक्टली देखना, P इज इक्वल्स टू व्हाट, V मल्टीप्लाई बाय cos of phi and q is equals to what, v multiply by what, sin of phi, v multiply by what, sin of phi। अपन क्या लिखे, इसके पहले अपन ने बताया कि phi जो होता ना, अगर phi, ठीक है, ये cos phi, ये phi, ठीक है, और ये क्या है ना, करंट है, ये क्या करंट है। सपोज अगर मैंने बोला क्या, अगर cos phi इंक्रीज हो रहा है, cos phi क्या है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो phi क्या करेगा, डिक्रीज होगा, phi डिक्रीज होगा, cos phi इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, I क्या करेगा, I डिक्रीज होगा। इस टाइप से, ठीक है। अगर ये इंक्रीज डिक्रीज स्टेप से हो रहा है तो देखिए cos phi इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पावर क्या रहेगी, पावर कांस्टेंट रहेगी उतनी की उतनी, क्योंकि क्या है ना, ये जितना इंक्रीज करेगा उतना ही ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या, इसका इंक्रीज इसके डिक्रीज के बराबर होने वाला है। क्या बोल रहा हूं मैं, इसका इंक्रीज इसके डिक्रीज के बराबर होने वाला। अगर इसका इंक्रीज अगर इसके डिक्रीज के बराबर होने वाला तो इसका मतलब होगा क्या, पावर जो होगी, एक्टिव पावर कैसे होगी, कांस्टेंट होगी। समझ में आ रही बेटा बात, मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पावर कैसे हो रही, कांस्टेंट रहेगी। पावर कैसे होने वाले, कांस्टेंट रहने वाले। आप में से कुछ लोग बोले सर ये मुझे ना समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे थे, पावर कैसे कांस्टेंट रह रही है। अब मैं उसको एक छोटे से एग्जांपल के जरिए मैं उसको समझा दूंगा, क्योंकि इतना गजब मैं कंसेप्ट बता दूंगा कि आप ना डायरेक्टली मैं सॉल्व करने के पहले भी आप आंसर बता दोगे, सर इसका आंसर ये आने वाला, देखना, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, क्यू के बारे में, तो देखिए क्यू में क्या हो रहा है, फाइव डिक्रीज करने की वजह से cos phi क्या करता है, इंक्रीज करता है, cos phi क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर फाइव डिक्रीज हो रहा है तो sin phi क्या करेगा, sin phi तो भाई डिक्रीज होगा, साइन का एंगल जितना छोटा उतना उसका वैल्यू छोटा, तो इसका मतलब क्या, sin phi क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, sin phi डिक्रीज कर रहा है, IB क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, IB क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर IB डिक्रीज कर रहा है, phi भी डिक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से sin phi भी डिक्रीज कर रहा है, और एक ही टर्म्स में अगर दो टर्म्स, अगर ओवरऑल दो टर्म्स एक ही एक्सप्रेशन में अगर दो टर्म डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, जो Q होगा ना, Q ओवरऑल क्या करेगा बेटा, Q ओवरऑल डिक्रीज करेगा, ओवरऑल Q क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर आपका ओवरऑल Q अगर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करने वाले उस टाइम पे क्या होने वाला है, जो एक्टिव पावर रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्टिव पावर तो रहेगा ना, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसको एक एग्जांपल के जरिए में भी समझा दूंगा, आपको बात बिल्कुल भी इसके बारे में 0% वरी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं उसको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि उसके सारे कंसेप्ट, आपके पूरे कंसेप्ट यहीं पे हिल जाएंगे, मतलब बन जाएंगे आपके, देखना। तो आपको एक बात पता चली। सिमिलरली अगर सपोज मैं बात करता, क्या अगर मैं सपोज बात करता, पावर फैक्टर रिड्यूस कर रहा है, पावर फैक्टर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, पावर फैक्टर रिड्यूस कर रहा है मतलब क्या, फाई इंक्रीज कर रहा है, फाई इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या, एंगल क्या कर रही है, करंट इंक्रीज कर रही है, मतलब क्या, करंट इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली अगर मैं इसके बात करें, देखिए cos phi क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, cos phi क्या कर रहा है, डिक्रीज। जब cos phi डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या, जब ये वाली टर्म जब डिक्रीज कर रही है तो उस टाइम पे क्या कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, उस टाइम पे क्या है ना, करंट इंक्रीज कर रहा है। अगर करंट इंक्रीज कर रही हो, पावर फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, जितने प्रोपोर्शन से आपका cos
फाई डिक्रीज कर रहा है उतने ही प्रोपोर्शन में आपकी करंट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अल्टीमेटली देखा जाए ना इसमें ये होने वाला है कि सभी के जो इन तीनों जो टर्म्स इनका जो प्रोडक्ट आने वाला है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस थ्री टर्म्स इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, इज गोइंग टू बी व्हाट, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट किस तरीके से रहेगा, एक छोटे एग्जांपल के जरिए मैं समझा देता हूं इसको ना, एक छोटे एग्जांपल के जरिए मैं समझा देता हूं। सपोज अगर मैं बोलूं कि वोल्टेज कितने मेरे पास, सपोज अगर वोल्टेज मेरे पास 100 वोल्ट है, वोल्टेज कितनी 100 वोल्ट है, करंट कितने मेरे पास सपोज अगर 40 एम्पेयर, करंट कितने सपोज 40 एम्पेयर, और कॉस फाई का वैल्यू कितना है, सपोज अगर कॉस फाई मेरे पास 0.8 है, कितना है 0.8 है। मैं ऐसे नंबर इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जो कैलकुलेशन करना होगा बहुत आसान रहे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, पावर पी इज इक्वल्स टू वी इंटू कॉस फाई, वी इंटू व्हाट, कॉस फाई, इस टाइप से रहेगा। तो v का वैल्यू कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय करंट कितने 40 एम्पियर, दिस इज व्हाट 0.8, दिस इज व्हाट 0.8, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 4000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.8 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.8, इस टाइप से। तो ये कितना बन जाएगा देखा जाए तो एक्चुअली दिस विल बिकम, ये चला जाएगा 3200 वाट, ये क्या बनेगी, पावर बनेगी। इतनी क्या आने वाली है आपके पास 3200 वाट, दिस इज गोइंग टू बी द पावर, दिस इज गोइंग टू व्हाट पावर, इस टाइप से आने वाले आपके पास पावर। हाँ ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, जब आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करने वाले हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करें तो आपने सपोज पावर फैक्टर को इंप्रूव कर दिया, क्या किया, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर दिया। अब सपोज अगर मैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने की बात कर रहा हूँ तो आप कह सकते हो मुझे कि मैं एक, मेरे पास अभी तो डायरेक्ट आंसर कैसे मैं लिख सकता हूँ कि मैं उसको थोड़ा बना के देख रहा हूँ कि क्या आना चाहिए। सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास सेकंड केस के लिए, मैंने क्या बोला था सेकंड केस के लिए, सपोज अगर मेरे पास पावर फैक्टर कैसा कर गया, इंप्रूव कर गया, पावर फैक्टर क्या किया, इंक्रीज किया, मतलब इंप्रूव किया। पावर फैक्टर अगर इंप्रूव किया तो वोल्टेज देखिए कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज में कुछ चेंज नहीं, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज कांस्टेंट ही रहती है। और मैं बता दूंगा पैरेलल में वोल्टेज की कांस्टेंट मैं क्यों बोला, उसको मैं जस्टिफाई करूंगा, आप डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। करंट केस रहेगी, करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, करंट मुझे पता नहीं लेकिन मुझे पावर फैक्टर पता है, पावर फैक्टर मेरा कितना है 0.85 होगा, पावर फैक्टर कितना होगा 0.85 होगा। और करंट कितनी होगी, जितना पावर फैक्टर इंक्रीज किया ना उसके प्रोपोर्शन में क्या करेगी, करंट डिक्रीज करेगी, उसके प्रोपोर्शन में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब करंट कितनी डिक्रीज करने वाली है, मैं करंट का वैल्यू कंसीडर करूंगा 37.64, कितना 37.64 एम्पियर, इतनी क्या करी मेरी करंट डिक्रीज की, क्योंकि मैंने बोला था ना करंट डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करें, पावर फैक्टर इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या, एंगल डिक्रीज कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। पावर फैक्टर इंप्रूव जब करता है ना द पावर फैक्टर एंगल डिक्रीज करता है, जब पावर फैक्टर एंगल डिक्रीज करेगा तो करंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 40 एम्पियर थी करंट और यहाँ पे अभी कितनी होगी 37.64 एम्पियर हो गई, करंट का वैल्यू भी कम हो गया, करंट कम हो गई तो इसका मतलब क्या है ना, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। अब देखते हैं कि उसकी वजह से जो पावर आ रहा है, पावर कितना आ रहा है, और देखते हैं कि पावर कितना आ रहा है, पावर कितना आ रहा है बेटा, पावर P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई, इस टाइप से होता है आपके पास, ठीक है। तो वोल्टेज का वैल्यू है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट कितने आपके पास 37.64 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई का वैल्यू कितना है 0.85, कॉस फाई का वैल्यू कितना है 0.85। तो इसका अगर मैं वैल्यू देखूँ तो देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 37.64 मल्टीप्लाई बाय 0.85, इसका वैल्यू आ रहा है 3199.4, मतलब क्या डेफिनेटली देखा जाए तो उसको दिस इज इक्वल्स टू 3200 वाट के आसपास आ रहा है, यही आ रहा है एक्चुअली देखा जाए तो क्या है ना आपके पास एक्टिव पावर, जब आप पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे हो तो क्या हो रही है, कांस्टेंट रह रही है, एक्टिव पावर क्या कर रही है, कांस्टेंट रह रही है। और मैंने आपको यहाँ पे भी समझा कि जितना एक देखिए एक एक्सप्रेशन है P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई, उसमें अगर पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहा है तो उसी इंस्टेंट पे सेम एक्सप्रेशन में करंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वो इतना डिक्रीज कर रही है कि इसके इंक्रीज को क्या कर रही है, नलिफाई कर दे रही है। मतलब क्या है ना कि पावर जो एक्टिव पावर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट वेदर यू आर इंप्रूविंग द पावर फैक्टर और नॉट, बट एक्टिव पावर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। इसी के करस्पॉन्डिंग लगे हाथ अगर सपोज मैं रिएक्टिव पावर की भी बात कर ले, किसकी रिएक्टिव पावर की भी बात करूं तो रिएक्टिव पावर देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, मतलब इस केस में जो रिएक्टिव पावर आएगा दिस विल बिकम वी आई साइन फाई, दिस विल बिकम व्हाट वी आई साइन फाई। तो वी का वैल्यू कितना है 100 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट कितने होने वाले 40 एम्पियर, और जो पावर फैक्टर रहेगा साइन फाई कितना आएगा, साइन ये 0.6 आएगा, साइन फाई जो आएगा दिस विल बिकम 0.6। तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 4000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना बन जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 6 2400, दिस विल बिकम व्हाट 2400, कितना बन जाएगा 2400। ये क्या है ना बिफोर इंप्रूविंग द पावर फैक्टर, व्हाट बिफोर इंप्रूविंग द पावर फैक्टर, यहाँ पे क्या है ना पावर फैक्टर इंप्रूव किया क्योंकि 0.8 से पावर फैक्टर कितना होगा 0.85 होगा, 0.8 से पावर फैक्टर कितना होगा 0.85 होगा। जब 0.8 से अगर पावर फैक्टर आपका 0.85 होगा तो इसकी वजह से भी देखना क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर आएगी दिस विल बिकम वी आई व्हाट साइन फाई, वी आई व्हाट साइन फाई। तो वी का वैल्यू 100 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट का वैल्यू कितना 37.64 एम्पियर। अब साइन फाई का वैल्यू मुझे देखना है 0.85 जो होगा, थैंक यू सुजीत सर, 0.85 जो होगा तो उसका वैल्यू देख लेते हैं अपन कि क्या होने वाला है भाई उसका 0.85 मेरे हिसाब से 31.84 या 85 ऐसा कुछ होने वाला है, इसका एंगल देखना 0.85 31.84
31.78 एक्चुअली, सॉरी 31.78, और उसका साइन फाई अगर मिलूँ तो दिस विल बी 0.5267, क्या होगा, दिस विल बी 0.5267, इस टाइप से रहने वाला है। इसको अगर सपोज मैं अभी सॉल्व करूँ, इसको अगर सपोज मैं सॉल्व करूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 37.64, तो ये बन जाएगा आपके पास 1982.81, कितना, दिस विल बिकम 1982.81 वार, क्योंकि रिएक्टिव पावर है ना, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये वार में आएगा। ये अपने पास कितनी आ गई रिएक्टिव पावर। यहाँ पे इसके पहले देखा जाए तो इसकी रिएक्टिव पावर कितनी थी, इसकी रिएक्टिव पावर थी 2400 आपके पास रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर कितनी होगी, रिएक्टिव पावर भाई देखिए कम हो गई, रिएक्टिव पावर कैसे होगी, कम हो गई। आप यहाँ से आज एक बात पता चल गई आपको, क्या, जब से आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने की बात करोगे तो करंट क्या करती है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में करंट डिक्रीज करती है, पावर फैक्टर इंप्रूव करता है, एक्टिव पावर कांस्टेंट रहती है, रिएक्टिव पावर रिड्यूस हो जाती है। क्या होती है ना, रिएक्टिव पावर रिड्यूस हो जाती है। आपको एक बात ये भी पता चल गई कि जैसे करंट इंक्रीज और डिक्रीज होगी उसी के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो रिएक्टिव पावर पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिएक्टिव पावर डिक्रीज हो जाएगी। करंट डिक्रीज मतलब रिएक्टिव पावर डिक्रीज, करंट इंक्रीज मतलब रिएक्टिव पावर इंक्रीज, पावर फैक्टर डिक्रीज, इस टाइप से बात होती रहती है आपके पास जब आप इसके बारे में बात करते हो। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। आप क्या कीजिएगा ना, आप सिंपल एक बार और फिर से इसमें कीजिएगा कि अगर आप करंट को इंप्रूव करना चाहते हो, देखिए एक सिंपल अगर मैं बात करूँ तो थर्ड केस में कंसिडर कर ले रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, केस थर्ड कंसिडर कर लेते हैं। केस थर्ड में क्या है ना, आपके पास वोल्टेज क्या है, 100 वोल्ट है, वोल्टेज क्या 100 वोल्ट है, करंट कितने आपके पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जैसे कि मैंने पावर फैक्टर इंप्रूव किया था, अब मैं पावर फैक्टर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा हूँ, पावर फैक्टर डिक्रीज कर रहा हूँ, और करंट को मैं कैसे बनना, 50 एम्पीयर बना दिया, और पावर फैक्टर को मैं कितना बन दिया, पावर फैक्टर को मैं बना दिया 0.8 था, तो 0.8 से मतलब वो क्या बन गया, 0.6 हो गया, 0.6 हो गया, कितना होगा, 0.6 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। पावर फैक्टर का डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले आप देखिएगा, हाँ तो मैंने इसको एक्चुअली डायरेक्ट अपने हिसाब से कुछ भी ले लिया है, नंबर कुछ भी ले लिया, तो शायद मेरा नंबर गलत हो सकता है, तो गलत एक्चुअली करंट का वैल्यू, मैं पावर फैक्टर का वैल्यू इतना ले लिया, करंट का वैल्यू गलत ले लिया, करंट का वैल्यू 3200 को करस्पॉन्डिंग मान के, क्योंकि पावर फैक्टर इंप्रूव करोगे तो रिएक्टिव पावर चेंज होगी, एक्टिव कभी चेंज नहीं होगी, तो उसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए, तो ये बन जाएगा आपके पास, उसका वैल्यू आना चाहिए बेसिकली, करंट का वैल्यू आना चाहिए 53.33 एम्पियर, कितना आना चाहिए, दिस शुड बी एक्चुअली 53.33 एम्पियर, 53.33 एम्पियर, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, करंट, दिस शुड बी वैल्यू ऑफ करंट। तो इसके केस में अगर देखा जाए तो एक्टिव पावर कितने आएगी, दिस विल बी वी आई कॉस ऑफ फाई, दिस विल बी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई, वी इज व्हाट, दिस इज 100 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 53.33 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.6, इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3200 ही आएगा मेरे हिसाब से, ये तो क्योंकि मैंने तो वैसे कंसिडर की 3200 ही आ रहा है भाई, बिल्कुल सही है। सो दिस इज 3200 वाट, ये क्या आ रहा है आपके पास, एक्टिव पावर आ रही है, ये क्या आ रही है, एक्टिव पावर आ रही है। सेम अगर सपोज मैं रिएक्टिव पावर के लिए बात करूँ तो देखिए रिएक्टिव पावर क्या आ जाएगी आपके पास, जो रिएक्टिव पावर आएगी Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाई, तो Q में देखे ना रिएक्टिव पावर कितना आ जाएगा, दिस विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय 53.33 मल्टीप्लाई बाय, अगर cos 5.6 है तो साइन पाई कितना बन जाएगा 0.8, तो ये बन जाएगा 0.8। तो अगर आप देखोगे तो देखिए इसका वैल्यू कितना आने वाला है, इसका जो वैल्यू आएगा दिस विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 53.33, इसका वैल्यू आ रहा है 4266.4, 4266.4 वार, ये आ रहा है क्या, रिएक्टिव पावर का वैल्यू, ये क्या आ रहा है रिएक्टिव पावर का वैल्यू। तो यहाँ से आपको एक बात पता नहीं चल रही है, क्या पता नहीं चल रहा है आपको, ये बात पता नहीं चल रही है क्या, देखिए ना जैसे जैसे आप रिएक्टिव पावर को देखिए, अगर पावर फैक्टर में बोलता हूँ कि ठीक है पावर फैक्टर यहाँ पे कितना था, पावर फैक्टर इज 0.8, हाँ पावर फैक्टर यहाँ पे कितना 0.85, उसके बाद पावर फैक्टर यहाँ पे कितना है, पावर फैक्टर जो आपके पास है दिस इज एक्चुअली 0.6, इसका मतलब क्या, पावर फैक्टर डिक्रीज किया, पावर फैक्टर इंप्रूव किया, पावर फैक्टर क्या था ना, इसको बेस मान के चल रहा हूँ मैं, इसके कंपैरिजन में डिक्रीज किया, तो ये जब डिक्रीज किया तो करंट क्या करके, करंट इंक्रीज करके, पावर फैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज कर, रिएक्टिव पावर क्या करके, रिएक्टिव पावर भी इंक्रीज करके, क्योंकि करंट इंक्रीज कर गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव पावर देखा जाए तो तीनों के केस में एक्टिव पावर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तीनों के केस में एक्टिव पावर कैसे होती है आपके पास, कांस्टेंट होती है। अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग बात करोगे ना, और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप पावर फैक्टर एंगल की बात करोगे ना, इसका एंगल जो था, इसका एंगल रहेगा 36.86, इसका एंगल कितना रहेगा 36.86, फाई का एंगल, इसमें अगर मैं फाई के एंगल की बात करूं तो दिस विल बिकम 31.78 डिग्री, इसके एंगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो फाई का वैल्यू रहेगा आपके पास 53.13 डिग्री, कितना रहेगा 53.13 डिग्री। तो आपके पास देख सकते हैं कि आप मतलब कि एंगल किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, एंगल किस तरीके से चेंज हो सकता है, यू कैन सी हियर वेरी वेल। अगर आपको एंगल के बारे में पता चल गया एंगल किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो आप आसानी से यहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छे से फिगर आउट कर सकते हो, और आपको पता चलेगा कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का बेसिकली मतलब क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं, पावर फैक्टर का इंप्रूवमेंट का बेसिकली मतलब क्या है। वहां से आप रिएक्टिव पावर के बारे में भी कह सकते हो कि जैसा आपका पावर फैक्टर एंगल चेंज हो रहा है। तो देखिए अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया उसको मैंने आपको बताया कि जब भी आप पावर फैक्टर के बारे में बात करोगे, करंट के रिलेशन के बारे में बात करोगे, एक्टिव पावर के बारे में
बात करोगे और रिएक्टिव पावर के बारे में बात करोगे, तो मैंने उस टाइम पे बताया आपको कि जैसे जैसे आप पावर फैक्टर इंप्रूव करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो एक्टिव पावर का जो नेचर होगा, एक्टिव पावर विल बी कांस्टेंट वेदर यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर और यू आर डिक्रीजिंग इट, देयर इज नो एनी अदर चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एक्टिव पावर, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी काइंड ऑफ द पावर फैक्टर वेदर यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्योंकि जब आप पावर फैक्टर इंप्रूव करते हो तो उसके प्रोपोर्शन में जो करंट होगी, लोड की करंट या जिसका पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे हो आप, उसकी करंट क्या करती है, उसके प्रोपोर्शन में चेंज हो जाती है, उसकी करंट क्या करती है, उसके प्रोपोर्शन में चेंज हो जाती है। मतलब एक पैरामीटर अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, उसके प्रोपोर्शन में डिक्रीज करता है, सो दैट ओवरऑल जो उसका प्रोडक्ट है, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या जाएगा, कांस्टेंट आएगा, ऐसा उसका मतलब है। उसके बाद मैंने आपको 3 अलग अलग केसेस कंसिडर करके बताया कि जब मैं एक्चुअल पावर फैक्टर जब उसका 0.8 कंसिडर करूँ, जब उसको मैं इंप्रूव करूँ 0.85 तक, और जब मैं उसको डिक्रीज करूँ 0.8 से 0.6 तक, तो इन तीनों केस में मैंने देखा था कि रिएक्टिव पावर जो थी तीनों केसेस में अलग अलग थी। एक्टिव पावर कांस्टेंट थी, लेकिन आर्मेचर जो करंट आ रही थी, करंट कैसी थी, करंट सेम थी, बिल्कुल भी नहीं, तीनों जगह पे करंट सेम थी, बिल्कुल नहीं, करंट अलग अलग थी। क्योंकि जहाँ पे आप पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे हैं वहाँ पे करंट डिक्रीज हो रही है, और जहाँ पे आप पावर फैक्टर को डिक्रीज कर रहे हैं वहाँ पे करंट क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। इस टाइप से अपने बहुत सारी बातें इसके बारे में करी थी। अब मैं उसको क्या करूँगा, एक सिस्टम के लिए अप्लाई करूँगा और वहाँ से देखूंगा कि इसमें मैं किस तरीके से काम कर, उसमें उसको अपन यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करेंगे इंडक्शन मशीन में। हाँ, फिलहाल अभी मैं बात जो करूँगा, मैं कैपेसिटर लेके उसको समझाने वाला हूँ। इसके पहले भी मैं बता के सिंक्रोनस मोटर के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पढ़ाया ना तो डायरेक्टली उसमें जाना मतलब जंप करना गलती, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने से बेहतर है जब सिंक्रोनस मोटर का टाइम आएगा तब मैं डिस्कस करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए इसके लिए मैं क्या ना अलग अलग केसेस कंसिडर करूँगा, 2 केसेस कंसिडर करूँगा, बिफोर अप्लाइंग द कैपेसिटर एंड आफ्टर अप्लाइंग द कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर जब सिस्टम में इंप्लीमेंट नहीं किया तब, और जब उसको इंप्लीमेंट कर दूंगा मैं तब, दोनों केसेस में देखना कि आपका पावर का जो इंप्रूवमेंट होगा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट किस टाइप से होगा, उसके लिए देखना आप लोग। देखिए मैंने क्या कंसिडर किया है, मैंने इसको केस 1 बोला है, और केस 1 में देखिए मैंने क्या कंसिडर किया। ये सपोज आपके पास एक सप्लाई है यहाँ से, और यहाँ पे क्या है ना, आपके पास एक लोड है, क्या है यहाँ पे एक आपके पास लोड है इस टाइप से, ठीक है, दिस इज द लोड, इस टाइप से होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो ये जो लोड है, लोड के अक्रॉस के जो वोल्टेज है, सपोज इसके वोल्टेज को मैं बोल देता हूँ 230 वोल्ट, इसके अक्रॉस के लोड वोल्टेज को मैं कितना बोल रहा हूँ, 230 वोल्ट बोल रहा हूँ। लोड का जो पावर है, जो कि लोड की डिमांड है, मैं उसको बोल रहा हूँ PL, दिस इज इक्वल्स टू 10 किलोवाट। लोड की जो पावर इसकी डिमांड कितनी है, 10 किलोवाट है, और लोड का जो पावर फैक्टर कॉस ऑफ phi L, उसका वैल्यू कितना 0.8 है, पावर फैक्टर लैगिंग कितना 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ये क्या मेरे पास उसका पावर फैक्टर का वैल्यू है, क्या है, पावर फैक्टर का वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या है ना, मैं डायरेक्टली उसको नाम दे रहा हूँ कि दिस इज सप्लाई सिस्टम, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द सप्लाई सिस्टम। यहाँ पे क्या है मेरे पास, दिस इज द सप्लाई सिस्टम, ठीक है। हाँ, और चाहे तो मैं उसको नाम भी दे देता हूँ सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, सिंगल फेज 234, ठीक है, जो भी कुछ मैं उसको बस नाम दे रहा हूँ, सिंगल फेज सप्लाई है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 230 वोल्ट लिख देता तो डायरेक्टली यहाँ पे 230 वोल्ट कैसे आएगा, क्योंकि बीच में एक लाइन है तो अभी से उसमें कुछ ड्रॉप होगा, उस ड्रॉप को लेके मुझे बहुत सारी चीज़ें बात करनी है, इसके लिए मैं उसको डायरेक्टली उसका वैल्यू नहीं लिखा, लेकिन आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने उसका वैल्यू क्यों नहीं लिखा, सिंगल फेज सप्लाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट कि मैंने यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिखा। तो आप चाहे तो उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो यहाँ पे कि सिंगल फेज P वोल्ट्स 50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है, आप ऐसा भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, सब P का वैल्यू क्या है आपको अपने आप पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से जो होगी आपके पास करंट आएगी जो कि लोड में जाने वाली होगी, डेट विल बी व्हाट लोड करंट IL, डेट विल बी व्हाट लोड करंट IL, और ये जो लोड करंट है उसका कुछ तो पावर फैक्टर होगा, लोड करंट का क्या होगा बेटा, पावर फैक्टर होगा, और आपको देख के पता चल रहा है कि उसका पावर फैक्टर कैसा है, ये लैगिंग है, तो उसका एंगल जो आएगा, करंट का एंगल जो आएगा, डेट विल बी व्हाट लैगिंग एंगल आएगा, करंट का जो एंगल आएगा वो किस तरीके से आएगा आपके पास, लैगिंग एंगल आने वाला, इस टाइप से, ठीक है। तो जो भी कुछ है यहाँ से मुझे जो जो पता चल रहा है वो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, उसको मैं आराम से पहले लिख लेता हूँ कि देखिए मेरे पास एक्टिव पावर, लोड का पावर कितना है, पावर ऑफ द लोड PL इज इक्वल्स टू 10 किलोवाट, पावर ऑफ द लोड इज व्हाट 10 किलोवाट, इस टाइप से। लोड का रिएक्टिव पावर कितना आएगा, QL इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज PL मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 5L, क्या है ना, PL मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 5L, सो दिस इज PL मल्टीप्लाई बाय 10 phi L, इस टाइप से। तो PL का वैल्यू कितना बेटा आपके पास है, PL इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 phi L, cos phi L कितना 0.8, तो phi L का जो वैल्यू बन जाएगा दिस विल बिकम 36.86 डिग्री, कितना बन जाएगा 36.86 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो आप इसको ये वाला जो रिलेशन आप पावर ट्रायंगल से भी पता कर सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी tan ऑफ 36.86 डिग्री, इस टाइप से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी QL विच इज इक्वल टू 7.5 kVAR,
कितना है 7.5 kW। तो आपके पास देखिए लोड का पावर भी पता चल गया, एक्टिव पावर पता चल गया, उसका रिएक्टिव पावर भी पता चल गया। अब आपको उसका वैल्यूज पता है। अब वहाँ से अगर सपोज मैं उसके करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ, करंट का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए पावर पता है आपके पास, पावर PL इज इक्वल्स टू व्हाट, लोड के अक्रॉस की वोल्टेज VL मल्टीप्लाई बाय लोड की करंट IL मल्टीप्लाई बाय लोड का पावर फैक्टर cos ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, लोड का पावर फैक्टर cos 5। तो PL का वैल्यू कितना है 10 kW, सो दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू VL आपके पास है 230 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट इज IL मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 5L इज 0.8। तो जो IL का वैल्यू आएगा आपके पास, देखना IL का वैल्यू कितना आ रहा है। हाँ, जो IL का वैल्यू आने वाला है, देखना आपके किस तरीके से आ रहा है उसका वैल्यू। तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 230 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो इसका जो वैल्यू दिस इज 54.34 एम्पेयर। कितना है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 54.34 एम्पेयर। कितना 54.34 एम्पेयर। इस टाइप से आपके पास है, किसका वैल्यू है, करंट का वैल्यू। किसका वैल्यू बेटा, करंट का वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से आ रहा है। अब इसकी वजह से होगा क्या, देखना कि ये जो लोड है, लोड की डिमांड कितनी है, लोड को जितना करंट चाहिए, लोड को करंट कितना चाहिए, लोड को करंट चाहिए 54.34 एम्पेयर। कितना चाहिए 54.34 एम्पेयर। लोड के अक्रॉस की वोल्टेज कितनी है, लोड के अक्रॉस की जो वोल्टेज है 230 वोल्ट है। अब लोड के अक्रॉस की वोल्टेज मुझे पता है, लोड की करंट पता है, लोड का पावर फैक्टर पता है। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का जो बेसिकली मतलब होता है, वो मतलब क्या है बेसिकली, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मतलब लोड का पावर फैक्टर कभी चेंज नहीं करते आप। व्हेन यू विल चेंज द पावर फैक्टर at that time you will not change the power factor of the load, you will change the power factor of the supply side। supply side मतलब क्या है ना, इस ये वाला जो इसका आप क्या करने वाले, पावर फैक्टर इंप्रूव करने वाले। अब आप मुझसे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, सप्लाई साइड से सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक लोड है, एक लोड नहीं है भाई कि जो सिर्फ ये जो सिस्टम सप्लाई सिस्टम है सिर्फ एक लोड को फीड नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोड के जिनको फीड कर रहा है। अब अगर इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसमें देखिए करंट का वैल्यू कितना है 54.34 एम्पेयर। करंट का वैल्यू कितना है 54.34 एम्पेयर। सपोज अगर मैं मान लूं कि ये वाली जो मेरे पास वायर है, कितनी बड़ी है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है 0.2 ओम है। उसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, मैं जो मतलब इतनी भी बड़ी वायर नहीं है, लेकिन इस वायर का रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस इस वायर का 0.2 ओम है। कितना 0.2 ओम है। तो मुझे एक बात बोलो, इस वायर में जो लॉसेस होंगे, इस वायर का लॉसेस मतलब इसमें जो I² लॉसेस होंगे, जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो वायर है उसमें, इसमें देखिए I² लॉसेस कितने होंगे। तो इसमें जो I² लॉसेस होंगे, P लॉस, I² लॉसेस विल बी व्हाट, I² मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस है, जो भी कुछ होगा वायर उसका रेजिस्टेंस RL। ठीक है, तो RL नहीं उसको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, R बोलता हूँ ओनली। तो I² लॉसेस के लिए I का वैल्यू कितना 54.34 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो देखना उसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अभी ये जो आगा आपके पास दिस मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आ जाएगा 590.73 वाट। कितना 590.73 वाट ये आ जाएंगे इतने उसके लॉसेस। ये क्या रहेंगे, इतने लॉसेस रहेंगे किसमें, जो आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो वायर है, उसमें कितना देखिए इतना लॉस हो रहा है। मतलब क्या है ना, इतना पावर उसमें लॉस हो रहा है। इतना पावर अगर उसमें लॉस हो रहा है, मतलब कि अल्टीमेटली देखा जाए तो इस रेजिस्टेंस की वजह से भी देखिए इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। इसमें अगर इसका वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात की जाए तो देखिए कितना वोल्टेज ड्रॉप है, कि मतलब कितना वोल्टेज जो यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। इसके वोल्टेज के बारे में अगर मैं, उसका रिएक्टेंस भी आएगा बेसिकली अगर देखा जाए तो उसमें तो मतलब यार बहुत सारी बातें कि जो मतलब उसकी वजह से तो प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे अगर मैं बात करूँ, देखिए इसका वोल्टेज ड्रॉप के बारे में भी इवन में बात करते 34 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो इसमें देखिए वोल्टेज ड्रॉप 10.868 वोल्ट इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, दिस इज 10.868 वोल्ट। इतनी तो वोल्टेज इसके अक्रॉस में ड्रॉप हो रही है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इतने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। इसका मतलब क्या, वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। सिर्फ मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंस के बारे में तो बोला ही नहीं। तो ओवरऑल जो ड्रॉप आएगा दैट विल आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो भाई मतलब कि वो तो मतलब प्रॉब्लम है एक्चुअली अगर देखा जाए तो मतलब कि जितना ज़्यादा करंट का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप रहेगा उतना कम वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, मतलब सप्लाई से जितनी वोल्टेज आ रही है पूरी की पूरी वोल्टेज यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, क्योंकि लाइन का जो इंपेडेंस है, उस लाइन के इंपेडेंस में कुछ तो इंपेडेंस ड्रॉप हो रहा है, उसकी वजह से कुछ इंपेडेंस उस इंपेडेंस के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, दैट वोल्टेज ड्रॉप इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट गेटिंग द एक्चुअल रिसीविंग एंड वोल्टेज। मतलब ना लोड को उतनी वोल्टेज नहीं मिल पा रही है, लोड को मतलब करंट मिल रही है, लेकिन लोड को पावर मिल रही हो तो ठीक है, लेकिन जो सप्लाई से आ रही है ना, सप्लाई साइड से जो पावर वहां तक जा रही है ना, वो उसको एक्चुअली दी नहीं जा रही है। सपोज अगर अपन को 10 किलोवाट का पावर देना है, क्या बोल रहा हूं मैं, सोचना समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अगर मुझे लोड को 10 किलोवाट का पावर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए मुझे देखिए कितना 590.73 वॉट इतना पावर मुझे वेस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली देखा जाए ना बेटा, आपको बस इतना पता चल रहा होगा कि भाई जो लोड है, लोड को सिर्फ इतनी पावर मिल रही है। मतलब सप्लाई क्या है ना, कि मतलब सप्लाई जो है ना कि इतना 10 किलोवाट का पावर ऐसा सप्लाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं है सप्लाई भाई, इसमें भी तो कुछ लॉस हो रहा है, उसके बारे में तो देखना पड़ेगा ना। तो मतलब क्या, सप्लाई साइड से देखिए कितनी पावर आ रही है, जो डिमांड कितनी है, डिमांड है 10 किलोवाट की, डिमांड कितनी है लोड की, वो 10 किलोवाट की है, लेकिन जो सप्लाई को कितना करना पड़ रहा है, सप्लाई करना अपन को 10 किलोवाट प्लस 0.590, तो कितना मतलब 10.59 किलोवाट
इतना पावर जब सप्लाई से जाएगा तब जाके आपको लोड को कितने मिलने वाला है, 10 किलोवाट पावर मिलेगा। इसका मतलब क्या, जो 590.73 वॉट है, इतना पावर क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है। तो पावर लॉस होना किसको अच्छा लगता है यार, बिल्कुल भी नहीं। हीटिंग होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, इफिशिएंसी कम हो जाएगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे, रेगुलेशन वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। और ये वाला प्रॉब्लम से कोई नहीं चाहता कि अपन उससे मतलब ये होना चाहिए या प्रॉब्लम होना चाहिए। जब मैं बात करूंगा ना किसकी, जब मैं एक रेसिडेंशियल कंज्यूमर और जब इंडस्ट्रियल कंज्यूमर दोनों के बारे में बात करूंगा, रेसिडेंशियल कंज्यूमर को खैर उसके बारे में ज़्यादा कुछ मतलब कि धोखा या ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे तो उसको ना एक्टिव रिएक्टिव दोनों पावर का बिल देना पड़ता है। उसके बिल के बारे में भी बात करूंगा कि उसके वो टाइम पे मतलब जब पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं होगा तो उस टाइम पे कितना पावर देना, कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, और अगर बिल अगर पावर फैक्टर इंप्रूव है तो तब कितना कम होगा, और दोनों केसेस में मैं बताऊंगा। अब इसी केस में मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए आपको एक्चुअली इतना इसमें कितना पावर आ रहा है ये समझ में आ गया, कितना किस तरीके से आ रहा है इतना समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है ना कि KWH आप उसके नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में भी देखते हैं कि एक यूनिट का वैल्यू अगर इतना है तो जो ओवरऑल जो यूनिट आएगी एक्चुअली आपके पास किलोवाट में आएगी, KWH में आएगी। तो एक्चुअली जो देखा जाए ना KWH में सिर्फ उनके लिए, अपन जैसे लोगों के लिए मतलब कि जाए कि मतलब जो कंज्यूमर है कि मतलब जो रेसिडेंशियल एरियाज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, लेकिन रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो भी कुछ पावर कंज्यूम की जाती है तो उसकी जो यूनिट होती है KWH में होती है। किसमें होती है, KWH में होगी। लेकिन जब आप किसके बात करोगे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की तो उनकी KWH में नहीं होगी, उनकी ना KVA में होती है। किस में होती है, KVA में होती है। तो KVA में अगर होती है तो भाई ऑब्वियसली उनको क्या ना कि एक्टिव रिएक्टिव दोनों पावर का बिल देना पड़ता है। इसके लिए जो कंपनीज होती है ना वो भी क्या करते हैं ना, उनका खुद का सबस्टेशन होता है, वहाँ पे कैपेसिटर बैंक को इंस्टॉल वहाँ पे कनेक्ट करते हैं सो डैट उनका पावर फैक्टर इंप्रूव हो। पावर फैक्टर इंप्रूव होने की वजह से रिएक्टिव पावर कम हो जाएगी, रिएक्टिव पावर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा ना आपके पास ओवरऑल एपरेंट पावर कम हो जाएगी। ओवरऑल एपरेंट पावर कम होने की वजह से क्या हो जाएगा ना, जो टोटल जो पावर लॉस होगा, सॉरी टोटल पावर कम हो जाएगी। टोटल पावर कम होने की वजह से क्या होगा, आपका जो बिल होगा एक्चुअल बिल, दैट बिल विल गेट रिड्यूस्ड। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले देखते हैं कि देखना कि इसमें जो भी आपको समझ में आया मेरे हिसाब से, मैंने बिफोर पावर फैक्टर इंप्रूव करने के मतलब अभी तक तो इंप्रूव नहीं किया, अभी तक तो एक्चुअल सिचुएशन मेरे पास ये है। तो ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूँ क्या, बिफोर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ये सिचुएशन बोलता हूँ क्या, बिफोर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। बिफोर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं बात करूंगा केस 2 के बारे में, और उसमें जब पावर फैक्टर इंप्रूव करूंगा तो उसमें देखूंगा कि उसका सिचुएशन किस टाइप से होने वाला। तो उसको नाम डालेगा सेकंड केस के लिए केस 2, एंड दिस विल बी व्हाट, आफ्टर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। क्या, आफ्टर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, क्या, आफ्टर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से अपन उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करने वाला है। जब अपन उसका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो बेटा उसमें क्या होने वाला है, एक्चुअली जो भी कुछ पावर आप सोर्स साइड से जब लोड साइड में ट्रांसफर करोगे, लोड की जितनी डिमांड है, लोड कुछ भी बोलेगा भाई, तुम कुछ उधर झगड़ा करो, कुछ भी करो, चाहे आपको मुझे देने के लिए मतलब 10 किलोवाट देने के लिए तुम 11 क्या 12 15 16 18 वाट भी अगर 18 किलोवाट भी अगर सप्लाई से भेजे और मुझे 10 किलोवाट मिले और आपका 8 किलोवाट लॉस हो जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लोड बोलेगा मुझे 10 किलोवाट मिलना चाहिए, लोड क्या बोलेगा 10 किलोवाट मिलना चाहिए। लोड बोलेगा ये जो लाइन आपने दे रखी इस लाइन का रेजिस्टेंस कम करो, कुछ भी करो, कुछ भी मतलब तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे इतना पावर चाहिए। कितना, जितना उसने बोला उतना पावर चाहिए, 10 किलोवाट पावर चाहिए। तो सोर्स साइड बोलेगी कि यार इसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा उसमें लॉस हो रहा है, ऐसा वैसा सोर्स साइड बोल रही है। देखिए इसमें होगा क्या, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसमें कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। किसमें, सर्किट में, ये वाला जो मेरे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है, कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर देता है इस तरीके से कि मैं उसका जो मतलब एक्चुअली ये जो पावर फैक्टर और जो भी कुछ आपको जो एनालिसिस देखने के लिए मिले, किसकी वाली, ये जो पूरा का पूरा एनालिसिस ये जो मिला, किसका मिला आपको, लोड का देखने के लिए मिला। किसका मिला, लोड का देखने के लिए मिला। लेकिन लोड और सोर्स दोनों तो एक ही साइड पे है, लोड और सोर्स अगर देखा जाए तो दोनों कैसे एक ही साइड पे। अगर सिंपल अगर इसमें और मैं बता दूं तो देखिए, अगर मैं सपोज रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करता, सपोज एक्चुअली 10.5 किलोवाट अगर भी देखा जाए तो मतलब ठीक है कि इतना एक्टिव रिएक्टिव पावर इसमें तो इतनी आ रही है। आप देख सकते हो कि उसमें जो सप्लाई साइड से जितनी एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर लोड को जा रही है, उतनी एक्टिव पावर और उतनी रिएक्टिव पावर सपोज अगर मैं सिस्टम के मान लो, और इस लाइन का अगर मैं थोड़ा रेजिस्टेंस वगैरह कम कंसिडर कर लूँ तो इसका जो अप्रॉक्सिमेट पावर फैक्टर और इसकी जो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर जो सप्लाई साइड की रहेगी ना, वो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू यही रहेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू रहेगी। ऑब्वियसली इससे थोड़ा क्या होगा ना, थोड़ा ज्यादा होगा इसकी एक्टिव पावर और थोड़ी क्या होगी, ज्यादा उसकी रिएक्टिव पावर होगी। क्योंकि एक्टिव पावर यार इसमें 10 किलोवाट है, सप्लाई से कितनी आ रही है, 10.5 आ रही है। इसका मतलब ऑब्वियसली इसका थोड़ा क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। इसका क्या होने वाला है, थोड़ा ज्यादा होने वाला है। लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल बस एक्सप्लेन मतलब समझाने के लिए मैंने बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपन कंसिडर करेंगे कि जो सप्लाई साइड का
जो पावर फैक्टर है उसका सप्लाई साइड का पावर फैक्टर कितना है, जितना लोड का है उतना ही उसका सप्लाई का मानता हूँ, क्योंकि दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत छोटी है, रेजिस्टेंस भी बहुत छोटा है, तो उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा एक्चुअली बहुत नेग्लिजिबल होता है वैसे अगर देखा जाए। लेकिन मैं पॉइंट टू बताया था, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में बहुत बड़ी बड़ी जगह पे होता है, तो एक्चुअल प्रैक्टिकल जगह पे अपने यहाँ पे इतना बड़ा देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन जब मैं अभी जो समझा रहा हूँ, अब मैं समझाने के लिए बस क्या करूंगा, मैं बस समझाने के लिए कंसिडर करूंगा कि जितना लोड का पावर और लोड की जितनी डिमांड है उतने क्या है सोर्स सप्लाई कर रहा है। ऑब्वियस है कि मतलब सोर्स को थोड़ा ज्यादा कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा लॉस होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर करके चलते हैं कि इसका पावर फैक्टर भी कितना था, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर था इसका। किसका इतना, किसका जो मेरे पास सोर्स था, सोर्स का भी उतना था। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं सोर्स की साइड में या मतलब ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लोड के अक्रॉस में कैपेसिटर ऐड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटर ऐड करता हूँ इस तरीके से कि मेरे पास जो सोर्स साइड है इसका जो ओवरऑल पावर फैक्टर जो कि इसके पहले 0.8 था, अब वो कितना हो जाए, 0.9 हो जाए। कितना हो जाए, 0.9 हो जाए। ऐसा मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो देखते हैं कि अगर मैं 0.9 कंसिडर कर लूँ तो उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले उसके बारे में बात कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे लोड कनेक्टेड है भाई, बिल्कुल। सो दिस इज लोड, ठीक है। लोड के अक्रॉस की वोल्टेज कितनी होगी, 230 वोल्ट। हाँ ठीक है। लोड का पावर कितना होगा, लोड का पावर PL इज इक्वल्स टू 10 किलोवाट होगा। लोड का पावर कितना होगा, 10 किलोवाट होगा, ठीक है। हाँ, लोड का पावर फैक्टर भी उतना क्या उतना रहने वाला। मैं क्या बोला था, मैं बोला था कि जो पावर फैक्टर चेंज करूंगा मैं किसका चेंज करूंगा, सप्लाई साइड का चेंज करूंगा। किसका करूंगा, सप्लाई साइड का। तो लोड का पावर फैक्टर भी उतना ही रहेगा, 0.8 लैगिंग, 0.8 लैगिंग, ठीक है। इस टाइप से। तो लोड का रिएक्टिव पावर भी उतना का उतना रहेगा। लोड का रिएक्टिव पावर कितना रहेगा, हाँ, लोड का रिएक्टिव पावर कितना रहेगा, जो वहाँ पे आ रहा था 7.5 के बार, तो यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा जो मैं इसी डायग्राम के बारे में थोड़ा वहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर आ रही थी, एक्चुअल कितनी आ रही थी एक्टिव पावर, इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो देखिए एक्चुअली इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो इसका एक्टिव पावर कितना था, 10 किलोवाट प्लस रिएक्टिव पावर कितनी थी, 7.5 के वार थी। कितनी थी, मतलब क्या है ना, जितनी लोड की पूरी अगर मैं सपोज सप्लाई साइड की अगर बोल दूं तो उसमें होगा क्या, एक्चुअली पहले बता रहा हूं मैं, उसमें कुछ लॉस होगा, लेकिन लॉस को फिलहाल अपन समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब आप उसके बारे में बात करोगे तो मतलब आगे जब उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैंने पहले बता रहा हूँ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से तो अपन को पता चलेगा कि भाई मतलब क्या ना, जितनी एक्टिव पावर आ रही थी और जितनी रिएक्टिव पावर आ रही थी, मतलब क्या पूरी की पूरी एक्टिव पूरी की पूरी रिएक्टिव क्या ना इस लाइन के थ्रू जा रही थी। किसके थ्रू जा रही थी, इस लाइन के थ्रू जा रही थी, ठीक है। और इसके थ्रू जो करंट जा रही थी उस करंट का वैल्यू कितना था भाई, करंट का वैल्यू था 54.34 एम्पियर। कितना, 54.34 एम्पियर, इस टाइप से था, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि भाई ये वाला जो सिस्टम है उसका पावर फैक्टर कितना हो जाए। इस सिस्टम का पावर फैक्टर इसके पहले मतलब बिफोर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इसका जो पावर फैक्टर था cos फाई, दिस वाज इक्वल्स टू 0.8 लैगिंग। वो कितना था, 0.8 लैगिंग था। लेकिन अब मुझे 0.8 लैगिंग नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपको पावर फैक्टर कितना, 0.9 लैगिंग चाहिए। मतलब क्या ना, मुझे पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है। तो जब मैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने की बात करूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो सिस्टम है, सिस्टम की इसमें कौन से पैरामीटर में चेंज होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो क्या, दिस इज सिंगल फेज सप्लाई, इस टाइप से है। और इसका एक्टिव पावर तो देखिए जो लोड को जाने वाले एक्टिव पावर है वही की वही एक्टिव पावर रहेगी, क्योंकि एक्टिव पावर दोनों केस में कांस्टेंट रहेगी। मतलब आप बिफोर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करें, आफ्टर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करें, पावर फैक्टर में कुछ चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या, सप्लाई पूरी की पूरी जितने लोड की डिमांड है उतनी की उतने क्या सेंड करेगा। एक्टिव पावर जो जाएगी सोर्स लोड के साइड, और पूरी की पूरी कितनी जाएगी, 10 किलोवाट जाएगी। कितनी जाएगी, 10 किलोवाट जाएगी। मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे मैंने 10.5 किलोवाट कंसिडर की थी, लेकिन वहां पे मैंने कहता ना लॉसेस वगैरह वो समझाया था आपको। यहाँ पे डोंट वरी अबाउट, उसको बिल्कुल मत कंसिडर कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि जब लास्ट में जब मैं कंक्लूड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल क्या होता है, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो इसको कितना कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज अगर मैं लॉसलेस सिस्टम की बात करूंगा, किसके लॉसलेस, या सपोज लॉसलेस मतलब इस लाइन में कुछ लॉस नहीं हो रहा है, ऐसे अगर सपोज मैं बात करूंगा तो यहाँ से सप्लाई से अगर लोड की ओर मैं बात करूँ तो देखिए कितना 10 किलोवाट उसका एक्टिव पावर सेंड करना पड़ेगा, किसको, सोर्स को, ठीक है। और सोर्स का अभी पावर फैक्टर क्या है, अभी जो पावर फैक्टर सोर्स का डेट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 0.9 लैगिंग है। तो सोर्स का जो मैं बात करूँ तो देखिए उसका जो एपरेंट पावर रहेगा, एपरेंट पावर क्या रहेगा, हाँ एपरेंट पावर जो रहेगा इसका वो रहेगा P अपॉन कॉस फाई। क्या रहेगा, P अपॉन कॉस फाई। तो P का वैल्यू क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 0.9, तो ये बन जाएगा आपके पास 100/9। तो ये क्या बन जाएगा, 100/9। तो उसका अपन देख लेते हैं कि एपरेंट पावर का वैल्यू अभी कितना आ रहा है, ठीक है। तो जो एपरेंट पावर है भाई उसका वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज 100/9, ये आएगा 11.11 kVA। कितना, 11.11 kVA। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द एपरेंट पावर। ये क्या आपके पास है, एपरेंट पावर है,
ठीक है, इस टाइप से। हाँ, और इसका रिएक्टिव पावर के अगर मैं बारे में बात करूँ तो देखिए इसका रिएक्टिव पावर जाएगा कि कितना आएगा, दिस विल बी पी tan phi, दिस विल बी व्हाट पी टाइम्स ऑफ tan phi। ठीक है, पी का वैल्यू 10 है, tan phi का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 ऑफ फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 0.9 लैगिंग मतलब क्या, 31.78 डिग्री। ठीक है, तो दिस विल बिकम 31.78 डिग्री। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आने वाला है एक्चुअली, दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 31.78 डिग्री। इसका जो वैल्यू दिस इज 6.195, कितना, दिस इज 6.195 के बार, कितना, 6.195 के बार। आप थोड़ा इसमें भी दिमाग चला कि इसके पहले रिएक्टिव पावर कितना था, इसके पहले रिएक्टिव पावर कितना था, यहाँ पे देखिएगा इसका रिएक्टिव पावर कितना था। बेटा इसका जो रिएक्टिव पावर था ना कितना था, 7.5 के बार उसको क्या करना पड़ता था, यहाँ से सेंड करना पड़ता था, कितना, 7.5 के बार यहाँ से सेंड करना पड़ता था। लेकिन अभी जो सेंड करना पड़ रहा है सप्लाई साइड से लोड साइड की ओर, अभी कितना सेंड करना पड़ेगा, अभी जो सेंड करना पड़ेगा दिस विल बी इक्वल्स टू 6.195, इतना रिएक्टिव पावर क्या करेगी, सेंड करेगी। इतना रिएक्टिव पावर कौन सेंड करेगी, आपके सप्लाई सिस्टम सेंड करेगी। कैसे, उसका पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। भाई कैसे तुमने पावर फैक्टर इंप्रूव कर दिया, कैपेसिटर लगा के, कैपेसिटर कहां पे कनेक्ट किया, अरे देखिए ना यार, कैपेसिटर यहां पे कनेक्ट कर दिया मैंने, लगा दिया कैपेसिटर मैंने। ठीक है, सी कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। सप्लाई से कितनी आ रही है, 6.195 आ रही है। लोड को कितना चाहिए, लेकिन लोड को तो भाई 7.5 के बार चाहिए। तो भाई यहाँ सप्लाई से इतना आ रहा है, अरे भाई यहाँ पे पावर फ्लो इक्वेशन लगा दो, आराम से पता चल जाएगा। कैसे, देखिए सप्लाई साइड से कितनी आ रही है, QS मैं उसको बोलता हूँ, सप्लाई साइड से कितनी आ रही है, प्लस बाकी कौन सेंड करेगा, ये भी तो सेंड ही करेगा ना, एक्सक्यूज में, QC, और दोनों मिलकर किसको देने वाले, QL को, लोड को देने वाली है। ठीक है, तो देखिए QS का वैल्यू कितना है, सप्लाई से कितना आ रहा है, 6.195 प्लस QC इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 7.5 के बार। तो आपके पास जो QC का वैल्यू आएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी 7.5 माइनस 6.195, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.305 के बार, 1.305 के बार, क्या 1.305 के बार। ये रहेगी आपके पास क्या, रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द व्हाट, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करेगा, जितनी रिएक्टिव पावर कम पड़ेगी किसको, लोड को सप्लाई करने के लिए, वो जो कौन सेंड करेगा, कैपेसिटर सेंड करेगा। अगर सपोज मैं अगर बोल देता कि सपोज अगर मेरा जो सप्लाई है, सप्लाई अगर सपोज यहाँ पे 5 रिएक्टिव पावर सेंड करता, 5 के बार अगर सेंड करता, और लोड की डिमांड कितनी है, 7.5 है, 7.5 है, तो बाकी जो भी कुछ बचेगी 2.5 के बार वो कैपेसिटर सेंड कर देता है। वो कौन सेंड करता है, कैपेसिटर सेंड कर देगा। लेकिन डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपने पावर फैक्टर कहाँ तक इंप्रूव किया तब तक उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने 0.9 तक कंसिडर किया था उसको, या 0.9 तक मैंने उसको इंप्रूव किया था। इसके लिए देखिए एक्टिव पावर तो कांस्टेंट रहेगी, तो एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय कॉस किया, तो वहां से मुझे उसका वैल्यू पता चल गया। जैसे मुझे उसका वैल्यू पता चल गया तो वहां से मैंने उसका कंसेप्ट यूज कर लिया, जैसे मैंने उसका कंसेप्ट यूज किया तो वहां से देखिए मुझे उसका आंसर मिल गया। तो देखा जाए तो बहुत आसान है और उसी तरीके से उसको लगाना। तो देखिए बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर के बारे में और इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर कहाँ पे कनेक्ट करना है और इंडक्टर कहाँ पे कनेक्ट करना है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। तो कैपेसिटर C है, इसके अक्रॉस की जो वोल्टेज है दिस इज VC है, इसमें जो करंट जा रही है दिस इज करंट व्हाट IC, दिस इज व्हाट करंट IC। इसका जो इंपीडेंस ऑफर करेगा, इंपीडेंस विल बी XC व्हिच इज इक्वल्स टू 1/j ओमेगा C, दिस विल बी व्हाट 1/j ओमेगा C, दिस विल बी द इंपीडेंस। ठीक है, तो यहाँ से जो उसकी करंट आएगी, करंट IC विल बी इक्वल्स टू व्हाट VC अपॉन XC। ठीक है, इस टाइप से आएगा। तो दिस विल बिकम व्हाट J टाइम्स ऑफ ओमेगा C मल्टीप्लाई बाय व्हाट VC। XC का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है कि भाई ये जो है आ रहा है एक्चुअली IC जो है ना, IC कैसा है एक्चुअली, IC देखा जाए तो मतलब क्या ना कि हाँ लीड कर रहा है एंगल वोल्टेज को। क्या है ना कि IC का जो वैल्यू आ रहा है एक्चुअली, IC इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज IC। तो ठीक है, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड आएगा IC, और उसका एंगल जो आएगा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो एंगल कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर की जो करंट है वो क्या करती है, 90 डिग्री से लीड करती है। सो इन केस ऑफ कैपेसिटर, in case of capacitor IC leads VC by 90 डिग्री, IC leads VC by what 90 डिग्री। करंट क्या करती है उसमें, लीड करते हैं 90 डिग्री से। इतने बात समझ में आ रही है। और इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होती है ना, करंट लैग करती है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। सो और इंडक्टर के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंडक्टर के बारे में क्या है ना, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज VL, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज VL, इंडक्टर में जाने वाले करंट IL, इस टाइप से रहने वाला होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से होता है आपके पास। ठीक है, तो इसमें आपने देखा तो इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, तो IL लैग्स VL बाय 90 डिग्री, बाय व्हाट
90 डिग्री, इस टाइप से होता है। तो जो कैपेसिटर की बात करें और जो लोड की इसके बारे में बात करें ना इंडक्टर में, तो इंडक्टर में क्या होता है ना, देखिए आई एल लैग्स वी एल बाय 90 डिग्री, क्या बोल रहा हूँ मैं, आई एल लैग्स वी एल बाय 90 डिग्री। तो इसमें जो करंट आती है ना, इंडक्टर में जो करंट आती है तो करंट कैसे होती है, लैगिंग नेचर की होती है, करंट कैसे होती है, लैगिंग नेचर की होती है, ठीक है। तो इंडक्टर जब लोड की तरह एक्ट करता है, तो लोड इंडक्टर में जो आपके पास जो पावर जो आएगी रिएक्टिव पावर की अगर मैं बात करूँ, तो इंडक्टर में जो पावर आएगी ना, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी लैगिंग रिएक्टिव पावर। लैगिंग करंट कैसा होता है ना, लैगिंग होता है। और मैंने बोला था पूरा का पूरा जो कंसेप्ट रिएक्टिव पावर का करंट के जैसे होता है। और मैंने बोला था करंट अगर डिक्रीज कर रहा है तो रिएक्टिव पावर डिक्रीज करेगी, करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो रिएक्टिव पावर इंक्रीज करेगी, उस टाइप से। तो इसमें जो आएगा ना इंडक्टर में जो आएगा ना, इंडक्टर विल टेक द लैगिंग रिएक्टिव पावर, विल टेक व्हाट, लैगिंग रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो इंडक्टर में कौन सी करंट आएगी, लैगिंग रिएक्टिव पावर आएगी। और आई कैन से दैट इंडक्टर विल टेक लैगिंग रिएक्टिव पावर, आई कैन से इंडक्टर विल absorb the lagging reactive power, इंडक्टर विल व्हाट, absorb the lagging reactive power। और आई कैन से इंडक्टर विल डिलीवर व्हाट, लीडिंग रिएक्टिव पावर, इंडक्टर विल डिलीवर व्हाट, लीडिंग रिएक्टिव पावर, लीडिंग रिएक्टिव पावर। तो आपको एक बात पता चल गई कि इंडक्टर क्या करता है, लीडिंग रिएक्टिव पावर को देता है। और कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर किसको लेगा, फिर देखिए कैपेसिटर में कौन लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। इसका मतलब क्या, कैपेसिटर एब्जॉर्ब या टेक्स, एब्जॉर्ब लीडिंग रिएक्टिव पावर, इट एब्जॉर्ब्स व्हाट, लीडिंग रिएक्टिव पावर, कैपेसिटर एब्जॉर्ब लीडिंग रिएक्टिव पावर। और ये इसके डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटर कौन सी पावर डिलीवर करेगा, कैपेसिटर डिलीवर द लैगिंग रिएक्टिव पावर, कैपेसिटर डिलीवर्स व्हाट, लैगिंग रिएक्टिव पावर। समझ में आ रही बेटा बात, सिंपल है। इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में लैगिंग रिएक्टिव पावर आती है, इंडक्टर टेक्स लैगिंग रिएक्टिव पावर एंड इट डिलीवर्स द लीडिंग रिएक्टिव पावर। इंडक्टर, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर टेक्स द लीडिंग रिएक्टिव पावर एंड इट डिलीवर द लैगिंग रिएक्टिव पावर। अब मुझे एक बात बोलेगा, एक कंसेप्ट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो देखिए इस कंसेप्ट से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए लोड की डिमांड कैसी है, लोड में जो रिएक्टिव पावर आने वाली कैसी है, लैगिंग रिएक्टिव पावर है, कैसी है, लैगिंग रिएक्टिव पावर आई है। लोड को चाहिए लैगिंग रिएक्टिव पावर, लोड को कौन सा चाहिए, लैगिंग रिएक्टिव पावर। अब मुझे एक बात बोलिए, यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट कनेक्ट करना चाहिए कि जिसको कनेक्ट करने की वजह से लैगिंग रिएक्टिव पावर दे सकता है, क्या बोल रहा हूं मैं, लैगिंग रिएक्टिव पावर दे सकता है। क्योंकि देखिए ना ये भी दे रहा है, सप्लाई भी दे रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर, ये भी देगा, तो दोनों मिलके मतलब क्या है ना कि जो लोड की डिमांड लैगिंग रिएक्टिव पावर की डिमांड विल गेट फुलफिल्ड। आप देख सकते हो कि देखिए मैंने इंडक्टर कैपेसिटर के लिए क्या लिखा है, कैपेसिटर एब्जॉर्ब द लीडिंग रिएक्टिव पावर एंड इट डिलीवर द लैगिंग रिएक्टिव पावर। कैपेसिटर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो अगर कैपेसिटर लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर कर सकता है तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पे क्या कनेक्ट करना चाहिए, लैगिंग रिएक्टिव पावर कनेक्ट करना चाहिए, सॉरी कैपेसिटर डिलीवर, एक्सट्रीमली सॉरी, कैपेसिटर कनेक्ट करना चाहिए सो दैट इट कैन डिलीवर द लैगिंग रिएक्टिव पावर। और क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है लैगिंग रिएक्टिव पावर। सपोज अगर मुझे ये सेम कंडीशन अगर लीडिंग की जगह पे लैगिंग होता तो उस टाइम पे मैं चेंज कर सकता था, उस टाइम पे उसको क्या कर सकता था, चेंज कर सकता था। तो मतलब वाइस वर्सा कंडीशन है बेसिकली अगर देखा जाए तो। और मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में अगर आप देखोगे ना तो कैपेसिटर की ही जरूरत पड़ेगी आपको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। बस लाइट लोड कंडीशन पे जब आप फेरेंटाइट इफेक्ट पावर सिस्टम में पढ़ोगे तो उस टाइम पे आप देखोगे कि जो नो लोड या रिसीवेंट की जो वोल्टेज होती है, दैट वोल्टेज इज हायर देन दैट ऑफ दी सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो उस टाइम पे उस वोल्टेज को कम करने के लिए आप इंडक्टर का यूज करते हो, तो वो थोड़ा अलग कंसेप्ट है वैसे अगर देखा जाए तो। लेकिन उसको भी थोड़ा स्टेप से अगर समझने की कोशिश करोगे तो उसमें भी थोड़ा ये बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो देखिए ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो इसमें अभी बता दिया। मैंने अभी ये बताने के बाद मैंने आपको ये नहीं बताया कि अभी इधर से जो करंट आएगी इस करंट का वैल्यू कितना हो सकता था, ये मैंने बताया नहीं आपको। तो उस करंट का वैल्यू अभी देख लेते हैं। उस करंट का वैल्यू देखना जो इसके पहले आ रही थी, कितनी आ रही थी उसमें, इसके पहले आ रही थी 54.34 एम्पियर सप्लाई साइड से आ रही थी। कहां से आ रही थी, सप्लाई साइड से आ रही थी। अब देखता हूं कि आपको कितना करंट आएगा सप्लाई साइड से। अब जो सप्लाई साइड की करंट अगर मैं बात करूं तो उसका जो वैल्यू आएगा बहुत ही कम आएगा, बहुत मतलब इतना भी नहीं कम होगा लेकिन डेफिनेटली थोड़ा तो कम हो ही जाएगा। आप देख सकते हो कि देखिए अगर मैं यहाँ पे उसकी करंट की वैल्यू पूछूं, सप्लाई साइड करंट इज इक्वल टू व्हाट, P डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ पावर है 10 किलोवाट, सो 10 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय V इज कितना है उसका वोल्टेज भाई, सप्लाई साइड की वोल्टेज कितनी है, सप्लाई साइड की वोल्टेज 230 वोल्ट मान लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ, बस मानने के लिए मान रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे एक्जैक्टली उसका वैल्यू पता नहीं है, तो बस मैं इसका वैल्यू पता नहीं है ना, मैं P वोल्ट्स वहाँ पे लिख देता। 230 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो देखना वैसे थोड़ा ही प्लस माइनस होगा, तो ज़्यादा कुछ वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। 230 मल्टीप्लाई बाय 0.9 और इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा मल्टीप्लाई बाय 10 किलोवाट,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए कि कितनी करंट होगी, 48 एम्पेयर करंट होगी, 48.3 एम्पेयर करंट होगी। इसका मतलब क्या, जो यहाँ से जाने वाली जो करंट है, इस करंट का वैल्यू कैसा होगा भाई, कम होगा। करंट का वैल्यू कैसा होगा, कम होगा। इसके पहले कितनी करंट आ रही थी सप्लाई से, इसके पहले आ रही थी 54.34 एम्पेयर करंट। अब कितनी करंट आ रही है, अब तो आ रही है भाई 48.3 एम्पेयर करंट। अब कितनी करंट आ रही है, 48.3 एम्पेयर करंट आ रही है। अरे भाई अगर 48.3 एम्पेयर इतनी कम मतलब करंट कम आ रही है, इसका मतलब क्या, करंट कम हो गई, इसका मतलब क्या, पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। और देख सकते हैं आप कि इसके पहले जो मैंने पावर फैक्टर वहां पे कंसीडर किया था 0.8 लैगिंग था, अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.9 लैगिंग हो गया। क्या होगा, 0.9 लैगिंग है, तो पावर फैक्टर इंप्रूव कर दिया। फाई का एंगल अगर मैं बात करूं तो देखिए एंगल क्या हो गया होगा, एंगल डिक्रीज हो गया होगा, क्योंकि उसमें जो एंगल आ रहा था 36.86 था, इसका जो एंगल है भाई 0.9 का, 0.9 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल था cos फाई इज इक्वल टू 0.9 ऐसा था। तो फाई का जो वैल्यू था दिस वाज इक्वल टू 31.78 डिग्री। कितना था, 31.78 डिग्री। आप देख सकते हो कि इसके पहले जो एंगल था, उसके एंगल के बारे में अगर मैं सपोज बात करूं, या दोनों करंट को अगर सपोज मैं इस जगह पर अगर सपोज प्लॉट करके बताऊं, सपोज अगर दिस इज माय वोल्टेज, तो जो पहले एंगल आ रहा था मेरे पास दिस व्हाट करंट I1, इसका एंगल था 36.86, इसका एंगल कितना था 36.86, इस टाइप से था। अब क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने अगर उसको पावर फैक्टर इंप्रूव कर दिया, तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के बाद देखिए दिस इज माय करंट व्हाट I2 का वैल्यू अगर देखा जाए तो उसका एरो थोड़ा मैं छोटा दिखाता हूं, क्योंकि उसका करंट कम हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। तो I2 का वैल्यू देखिए किससे है, I1 के कंपैरिजन में I2 का वैल्यू थोड़ा छोटा है। I2 छोटा है और उसके एंगल की अगर मैं बात करूं तो एंगल का बात देखिए 31.78 डिग्री, एंगल भी छोटा हो गया। I2 का मैग्नीट्यूड भी छोटा हो गया और एंगल का जो एक्चुअल वैल्यू एंगल भी कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो एंगल छोटा होने की वजह से अगर उसका पावर फैक्टर के बारे में बात करूं तो पावर फैक्टर कैसा होगा, इंप्रूव होगा। पावर फैक्टर कैसा होगा, इंप्रूव होगा। तो बेसिकली ये बात होती है जब भी आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है अपन सप्लाई साइड का पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं, सप्लाई साइड के क्या करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखना इसके पहले जो यहाँ पे जो लाइन लॉसेस आ रहे थे, लाइन लॉसेस कितने हो गए थे, देखिए लाइन लॉसेस आ रहे थे 590 वॉट आ रहे थे, कितने आए थे 590 वॉट आ रहे थे। लेकिन जब मैं समझा रहा था तो मैंने उसको बोला था कि उस रेजिस्टेंस को आप निगलेक्ट करके चलेगा कि बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, ऐसा इस टाइप से मैं बोल रहा था। लेकिन जब आप लार्ज सिस्टम की बात करते हैं तो उस टाइम पे आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, सिंगल पे सिस्टम में छोटा सा सिस्टम है तो उसको मैं निगलेक्ट करके बता दिया। तो देखिए जैसे भी मैंने 48.3 एम्पियर करंट आ रही थी, मतलब ये करंट का वैल्यू कम हो गया, तो उसकी वजह से जो भी कुछ रेजिस्टेंस होगा एक्चुअली अगर सपोज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आई स्क्वायर लॉसेस भी कम हो जाएंगे। अरे भाई होंगे ना कम, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही, अगर आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो गए तो मतलब देखना कितने क्या प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारा अपन का एडवांटेज होगा, क्योंकि लॉसेस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा ना, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और अपन यही तो चाहते हैं कि सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़े, वोल्टेज रेगुलेशन भी बेटर हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि वोल्टेज क्या करो, जो ड्रॉप मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप आने वाला था लाइन में वो भी कम हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप लाइन में कम होने की वजह से क्या होगा ना, जो आपके सप्लाई साइड और सेंडिंग मतलब सप्लाई साइड और लोड साइड इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो कुछ आ रहा था ड्रॉप इन वोल्टेज, वो बहुत कम होने की वजह से बहुत सारा एक्चुअल वोल्टेज जो होगा ट्राई करेगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू सप्लाई वोल्टेज डायरेक्टली आपके पास क्या होगी, लोड के अक्रॉस में देखने के मिलेगी। किसके अक्रॉस में देखने को मिलेगी लोड के अक्रॉस में देखने के लिए मिलेगी। अब ये हुआ किसके लिए, ये हुआ पूरा का पूरा कंसेप्ट हुआ आपके पास, सॉरी ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हुआ किसके बारे में, सिंगल पे सिस्टम के बारे में। अब मैं बात करूंगा उसको थोड़ा सा कंसिडर करके, किसके लिए मैं बात करूंगा, मैं करूंगा उसको 3 पे सिस्टम के लिए, सो दैट आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ जाए। इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कहीं नहीं है, बस मैं कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करके उसको देखना है अभी किस तरीके से उसका पावर फैक्टर चेंज करता हूँ। ये सिंगल पेज के लिए जैसा सेम एज इट इज डायरेक्टली क्या है 3 पेज के लिए होने वाला है, कैसे 3 पेज में उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी बात कर ले अपन पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इन 3 पेज इंडक्शन मशीन। ठीक है, पावर फैक्टर improvement in 3 phase induction machine। इस टाइप से देखिए मेरे पास कहना है कि यहाँ पे सप्लाई सिस्टम है, क्या है, सपोज सप्लाई सिस्टम है। ठीक है, और ये सप्लाई सिस्टम जो है यहाँ से मेरे पास ये 3 पे सप्लाई जो जा रहा है इंडक्शन मशीन को जा रहा है, किसको, इंडक्शन मशीन को जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक इंडक्शन मशीन है सपोज, ये है मेरे पास इंडक्शन मशीन। ठीक है,
अब मुझे क्या है ना उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, क्या है ना पावर फैक्टर इंप्रूव करना है। तो मेरे पास पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए मेरे पास जो कैपेसिटर बैंक होगी, आइदर इट में बी इन स्टार और इट में बी इन डेल्टा, वो मेंशन कर देगा आपको कि आपके कैपेसिटर बैंक किसमें, स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक या डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक, ऐसा बोल देगा आपको। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक स्टार कनेक्टेड क्या है ना कैपेसिटर बैंक है, क्या है स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक है। स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक है, तो ये कैपेसिटर बैंक है 3 टर्मिनल, दिस इज इस टाइप से आर, उसके बाद वाई, ठीक है, एंड देन दिस इज बी। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे ना, इस बैंक को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सबका कैपेसिटेंस सेम है ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, ये कैपेसिटर मतलब इंडक्शन मशीन होगी, 3 फेज सप्लाई होगा आपके पास। ठीक है, वो 3 फेज सप्लाई है आपके पास यहाँ पे एक्चुअली 3 फेज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 फेज सप्लाई सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या है यहाँ पे कैपेसिटर बैंक कनेक्ट किए हैं, और यहाँ पे क्या है ना इंडक्शन मशीन है। इसके पहले जो मैं कंसिडर करके बता रहा था आपको किसके लिए, एक सिंगल फेज सिस्टम के लिए बता रहा था कि अपन सिंगल फेज सिस्टम जो होती है उसके अक्रॉस में किस तरीके से अपन कैपेसिटर बैंक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे अपन बस सेम चीज बस सिंगल फेज की जगह पे 3 फेज के लिए करने वाले, क्या करने वाले 3 फेज के लिए करने वाले। और मैं यहाँ पे उसका एक अलग पर्पज तरीके से या अलग उसका मीनिंग वगैरह बिल्कुल कुछ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझने के लिए ना मैंने जो कंसेप्ट वहाँ पे समझाना है सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। मतलब अगर सेम चीज को यहाँ पे रिपीट कराना है, उसका सेम पर्पज है, सब कुछ सेम है, तो मतलब मैं यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करूंगा। बस मुझे दिखाना था कि उसको कनेक्ट किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने दिखाया किसके लिए, 3 फेज के लिए दिखाया, और स्टार कनेक्टेड सिस्टम के बारे में बता देगा कि और कैपेसिटर बैंक इज कनेक्टेड इन स्टार वगैरह, ऐसा कनेक्टेड इन स्टार या कनेक्टेड इन डेल्टा, ऐसा कुछ बता देगा। अभी इसको मैंने किसके लिए ना स्टार कनेक्टेड के लिए बनाई है। सेम अगर सपोज वो बता देगा आपको किसके लिए कि डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक होगी, किस क्या होगी, सपोज अगर डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक होगी तो आप बना लीजिएगा फिर डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक इस टाइप से। सो दिस इज अ डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक। ठीक है, तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज अ डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द इंडक्शन मशीन है आपके पास यहाँ पे। क्या है, दिस इज द इंडक्शन मशीन। और ये रहेगा आपके पास सप्लाई। वो पूछेगा आपको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, ऐसा वगैरह पूछेगा आपको। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए भाई, और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या, ये 3 फेज सप्लाई। अब देखिए अगर आपके कैपेसिटर बैंक जो डेल्टा कनेक्टेड है, कैपेसिटर बैंक कैसे आपके पास डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपके पास जो कैपेसिटर बैंक है अगर डेल्टा कनेक्टेड है तो उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगी कैसे आ जाएगी, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों तो उसके अक्रॉस में सेम रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से VL इज इक्वल्स टू व्हाट V फेज, इस टाइप से हो सकता है, हो सकता मतलब होगा ही डेफिनेटली। और इंडक्शन मशीन किस टाइप से, उसके लिए भी देख लेना कि इंडक्शन मशीन आपके पास स्टार कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड है। तो ये बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि ये डेल्टा कनेक्टेड होगी और आपके पास ये जो रहेगी आपके पास स्टार कनेक्टेड होगी। ठीक है, सिमिलरली बोल देगा कि ये कैसे डेल्टा कनेक्टेड है, कैसे डेल्टा कनेक्टेड, और ये कैसे स्टार कनेक्टेड है। या कह सकता है कि दिस इज स्टार कनेक्टेड, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टार कनेक्टेड एंड दिस इज ऑल्सो स्टार कनेक्टेड। तो इस टाइप से कह सकता है, जैसे कि ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा हो सकता है, और ये डेल्टा तो ये स्टार हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बस कनेक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले जब आप जो भी कुछ इसमें पढ़ने वाले हो तो पढ़ने में बस आपको यही बात पता होनी चाहिए कि भाई आप जो भी कुछ करोगे इसमें एनालिसिस जो भी करोगे तो पहले क्या है ना 3 फेज का एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद वहाँ से सिंगल फेज वैल्यूज लेके आएगा, उसके बाद देखना कि आप उसका पावर फैक्टर किस तरीके से इंप्रूव करते हैं, उसके बाद देखना आपके पावर फैक्टर किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने पूरा का पूरा जो कंसेप्ट आपको समझा दिया। अब मैं इस कंसेप्ट का अगर पूरा ओवरऑल अगर कंक्लूजन बताओ तो आपको कंक्लूजन में बस क्या याद रखना है, क्या बोल रहा हूँ, कंक्लूजन में बस आपको क्या याद रखना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन करके आपके
रीडिंग डालता हूँ और आपको देख सकते हो, आप देख सकते हो कि उसमें कंक्लूजन में क्या एक्चुअली अपन को देखने के लिए मिलने वाला है। कंक्लूजन में देखना, यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला भी मैं क्या है ना डिराइव करके लेके, जब मैं उसके कंक्लूजन के बारे में बात करूंगा तो कंक्लूजन देखिए दो अलग अलग कंडीशंस को आपको कंसिडर करके बनाना है। कंक्लूजन कैसा, सपोज दिस इज द सिस्टम विथ लोड, ठीक है, सिस्टम 1 है और क्या है आपके पास, वही सिस्टम है, बस इट इज विदाउट कैपेसिटर एंड दिस इज विथ कैपेसिटर, दिस इज व्हाट, दिस इज विथ कैपेसिटर, इस टाइप से है, यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है सी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या था आपके पास, जब लोड कनेक्टेड था तो लोड का एक्टिव पावर था, लोड का कुछ पावर फैक्टर था, लोड का कुछ रिएक्टिव पावर था QL, एंड QL वाज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वाज इक्वल्स टू PL tan ऑफ phi L, दिस वाज इक्वल्स टू व्हाट, PL tan ऑफ phi L, इस टाइप से था। नॉर्मल केस में अगर देखा जाए तो जितनी लोड की डिमांड है, पूरी की पूरी डिमांड कौन कंप्लीट करने वाला है, सोर्स कंप्लीट करने वाला है। तो देखिए आपके पास जो PL और QL पूरा का पूरा कहाँ से आएगा, आपके पास सोर्स साइड से आने वाला, पूरा का पूरा कहाँ से आएगा, सोर्स साइड से आएगा। तो मैं कह सकता हूँ क्या, देखिए सोर्स साइड से क्या आ रहा है, सोर्स साइड से आ रहा है PL आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है, JQL आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है, JQL आ रहा है, ठीक है। तो जो सोर्स का एक्टिव पावर होगा, सोर्स का एक्टिव पावर जो होगा PS विल बी इक्वल्स टू व्हाट, PL, जितनी लोड की डिमांड है उतनी क्या रहेगी आपके पास, सोर्स की डिमांड होगी, उतना क्या करेगा, सोर्स देगा एक्चुअली उसको। तो ये क्या होगा QL, और QL का वैल्यू क्या आपके पास, QL का वैल्यू PL tan phi L, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, QS इज इक्वल्स टू व्हाट, QL इज इक्वल्स टू व्हाट, PL tan phi L, इस टाइप से कह सकता हूँ बेटा मैं, ठीक है। ये रहा मेरे पास केस 1। जब केस 2 के बारे में बात करूंगा तो देखिए केस 2 के बारे में जब मैं बात करूंगा तो आपको तो एक बात पता है, ये लोड है, हाँ, क्या लोड का एक्टिव पावर है कुछ तो, ठीक है, उसका वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ। लोड का लोड का पावर फैक्टर है और लोड का क्या है, रिएक्टिव पावर है। लोड का रिएक्टिव पावर मतलब क्या, PL tan ऑफ phi L, इस टाइप से होने वाला था आपके पास, ठीक है, इस टाइप से रहेगा आपके पास। अब आपको यहाँ से क्या देखना है, अब आपको एक बात देखनी है यहाँ से कि देखिए यहाँ से जो भी कुछ पावर आएगी, अब ये पावर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए एक्टिव पावर तो सेम रहेगी, एक्टिव पावर क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी, PL विल बी इक्वल्स टू व्हाट, PS, इस तरीके से रहेगी, लेकिन रिएक्टिव पावर चेंज हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि कुछ रिएक्टिव पावर जो कि नहीं कैपेसिटर देगा, कुछ रिएक्टिव पावर कौन देगा, कैपेसिटर देगा। कैपेसिटर एक्टिव पावर देता तो मतलब एक्टिव पावर भी चेंज हो जाती है, लेकिन एक्टिव पावर तो कैपेसिटर नहीं देता है ना, तो एक्टिव पावर कैपेसिटर नहीं देता है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर में चेंज होने वाला है, क्योंकि कैपेसिटर रिएक्टिव पावर देता है। तो ये आ जाएगा QC, यहाँ से इधर से जो आएगा, इधर से जो आएगा डेट विल बी PS प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ QS, सप्लाई साइड से आ रही है, सप्लाई साइड एक्टिव पावर एंड सप्लाई साइड व्हाट, रिएक्टिव पावर, एक्टिव रिएक्टिव पावर सप्लाई साइड से आ रही है। लेकिन मुझे पता है कि देखिए जो PS जो होगी ना, कैपेसिटर को चेंज करेगा क्या, नहीं, तो ठीक है, कैपेसिटर की वजह से जो भी कुछ पावर आने वाली होगी, कैपेसिटर की वजह से P0 प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ QC, इस टाइम से पावर आ रही है, ठीक है। दोनों पावर को अगर मैं यहाँ पे देखिए, इधर से कुछ पावर आ रही है और इधर से दोनों पावर को अगर मैं ऐड कर दूँ, देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, PS प्लस J टाइम्स ऑफ QS प्लस 0 प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ QC इज इक्वल्स टू व्हाट, PL प्लस J टाइम्स ऑफ QL प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ QL, इस टाइप से आ रहा है आपके पास। तो देखिए अगर मैं दोनों के अगर रियल पार्ट अगर कंपेयर करूंगा तो PS विल बी इक्वल्स टू व्हाट, PL, इस टाइप से आ रहा है। तो आपको क्या पता चला, PS और PL इसके पहले भी सेम था और अभी भी क्या है, सेम है। तो मतलब क्या एक्टिव पावर चेंज होगी क्या, बिल्कुल नहीं चेंज होगी, इवन आफ्टर चेंजिंग द पावर फैक्टर, ठीक है, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। उसके बाद QS और QS प्लस QC, इनके बारे में अगर मैं बात करूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, QL, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, QL, इस टाइप से रहेगा। तो आप देख सकते हो कि देखिए QC का वैल्यू जो होगा, QC विल बी इक्वल्स टू व्हाट, QL माइनस व्हाट, QS, इस टाइप से रहेगा। QL का वैल्यू क्या था आपके पास, इसके पहले, उसके पहले था PL tan phi L, अभी भी PL tan phi L ही है, ठीक है। तो उसका पावर फैक्टर थोड़ी ना चेंज होता लोड का, तो ये रहेगा आपके पास क्या, दिस विल बिकम PL tan ऑफ phi L, दिस विल बिकम tan ऑफ phi। अब QS का वैल्यू क्या होगा, अब तो बदल गया है QS का वैल्यू, QS का जो वैल्यू बनेगा अभी यहाँ पे, डेट QS विल बी इक्वल्स टू व्हाट, PS मल्टीप्लाई बाय व्हाट, tan ऑफ phi S मल्टीप्लाई बाय व्हाट, tan ऑफ phi S। पहले बता रहा हूँ कि भाई ये पावर फैक्टर इंप्रूव्ड वाली कंडीशन है, क्योंकि QS बदल गया अभी, क्योंकि सप्लाई साइड से रिएक्टिव पावर कम हो गई, तो उसकी वजह से पावर फैक्टर चेंज होगा, इसकी वजह से उसका जो पावर आएगा PS मल्टीप्लाई बाय व्हाट, tan ऑफ phi S, ठीक है। PL और PS इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, दोनों तो सेम ही है। तो अगर मैं दोनों सेम ही है, तो अगर मैं PL अगर सपोज कॉमन निकालूं, तो मेरे पास जो रिलेशन आएगी, दिस विल बिकम व्हाट, tan phi L माइनस व्हाट, tan phi S, इस टाइप से। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये ना थोड़ा मतलब है ना समझने के लिए थोड़ा पागल, मतलब थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा है, तो उसको सिंपल देखिए मैं किस तरीके से बना देता हूँ। रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर विल बी, ये phi L क्या था, phi L जो था ना आपके पास, phi L सोर्स का phi L क्या था, सोर्स का जो आपके पास पावर फैक्टर था और जो लोड का पावर फैक्टर था, बिफोर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट केस 1 में
केस 1 में कैसा था, दोनों सेम थे, दोनों कैसे तो सेम थे, तो मैं इसको cos phi 1 बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, cos phi 1 बोल देता हूँ, ठीक है। और जो सोर्स का पावर फैक्टर था आफ्टर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में उसको बोल देता हूँ क्या, cos phi 2 बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, cos phi 2। तो उसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात बोलूँ तो देखिए ये जो था ना phi l इज नथिंग बट व्हाट, cos ऑफ phi l जो है ना वो cos phi 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास p मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ phi 1 माइनस s क्या है सेकंड केस के लिए, ये आपके पास phi 2। बस इसको, ये वाला फॉर्मूला है जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपका जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे देखना पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या बन जाएंगे, आपके पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। अब सपोज अगर कैपेसिटर की जगह पे ऐसा कोई दूसरा डिवाइस होता, कैपेसिटर की जगह पे अगर सपोज ऐसा कुछ डिवाइस होता दूसरा कि जो डिवाइस आपके पास एक्टिव रिएक्टिव दोनों पावर को सप्लाई करता, तो आप क्या करते, जो सप्लाई साइड से एक्टिव पावर आ रही है और इसकी वजह से एक्टिव रिएक्टिव पावर आ रही है और इससे भी जो भी एक्टिव रिएक्टिव पावर आ रही है, दोनों पावर को क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, लोड पावर के साथ कंबाइन कीजिएगा, सॉरी कंपेयर कीजिएगा। वहां से क्या करोगे, एक्टिव पावर का जो मतलब जो रियल पार्ट होगा दोनों को कंपेयर कीजिए, जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों को कंपेयर कीजिए, वहां से आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सोर्स और सोर्स साइड की आने वाली पावर और जो आपके पास जो कंपेंसेटिंग डिवाइस कनेक्ट किया है उसके आने वाली पावर, दोनों पावर को ऐड करो और लोड के साथ दिखाओ, इक्वल दिखाओ, क्योंकि लोड का पावर तो चेंज होने नहीं वाला है, जो भी चेंज होगा किसका होगा, सोर्स साइड का पावर चेंज होगा, सोर्स साइड का, क्योंकि अपन को अल्टीमेटली सोर्स साइड का ये तो इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करनी है या उसका पावर फैक्टर अपन को चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया 3 फेज इंडक्शन मशीन का, कि जिसमें अपन पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट किस तरीके से करने वाले हो। जैसे मैं इसके लिए बना रहा हूं ना, किसके लिए, पूरा का पूरा मैं किसके लिए बताया, पूरा का पूरा मैं सिंगल फेज के लिए बताया, सेम एज इट इज 3 फेज के लिए एप्लीकेबल है, बस 3 फेज में क्या है ना, जो पूरा एनालिसिस है उसको सिंगल फेज पे लेके आना है। वो किस तरीके से करना है जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा तब देख लेना, आराम से आपके सारे कंसेप्ट बन जाएंगे और सारे आंसर आपके आराम से बन जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।